फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के। मैंने 10th चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किए हुए हैं, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, तो वो मेरे पहले की वीडियोज़ में हैं। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हैं वो सारे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई प्रोपानॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। प्रोपानॉल में OH है, तो OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ब्यूटेन के अंदर तो नहीं है, ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ब्यूटेन में खाली वैन वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इसलिए इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। जो एल्केन्स हैं उनके अंदर वैन वाल फोर्सेज होते हैं, वैन वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक, और जब भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। अब जो प्रोपानॉल है वो उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे ये प्रोपानॉल है C3H7OH। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोपानॉल है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा C3H7, फिर नेक्स्ट वाला भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा C3H7। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपानॉल विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, whereas in case of butane only weak van der Waals forces of attraction are present, therefore its hydrogen bonding therefore its boiling point will be low. Whenever intermolecular forces of attraction are high then boiling point of that substance is high. इसलिए प्रोपानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन हटा दें। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा दें तो ज़्यादा जगह हो जाएगी इधर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन 5th कह रहा है alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular masses. हाइड्रोकार्बन्स वाटर में कम सॉल्युबल हैं जबकि अल्कोहल्स वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं अगर मॉलिक्यूलर मासेस दोनों के बराबर से हो। कारण ये है कि जो अल्कोहल होता है उसके अंदर OH ग्रुप है तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अल्कोहल कैन ईजिली अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, therefore it will be soluble, whereas जो एल्केन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें तो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ पाएंगे। तो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये तोड़ भी नहीं पाएंगे, और ये जो हैं अल्कोहल्स हैं ये वाटर के बीच में, जो अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो इसकी वजह से दे बिकम सॉल्युबल। मान लीजिए कोई छोटा अल्कोहल ले लें, मान लीजिए ये मिथानॉल है। ठीक है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा HOH, फिर मिथानॉल आ गया HOCH3, फिर वाटर का आ जाएगा HOH, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हो क्या रहा है कि मिथानॉल इज़ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, देयरफॉर इट विल बी सॉल्युबल। Alcohols form hydrogen bonds with water, therefore they are soluble in water, whereas hydrocarbons are unable to form bonds with water and neither they are able to break the hydrogen bonds present in water, therefore they are not soluble in water. Simply ये कहना है कि अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और हाइड्रोकार्बन्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाइड्रोकार्बन विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन वाला, उसको 6th क्वेश्चन को करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि What is meant by hydroboration oxidation reaction? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम एल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइबोरेन। क्या होता है, मान लीजिए ये एल्कीन है, इसको डाइबोरेन होता है B2H6, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डाइबोरेन है। अब ये जो डाइबोरेन है इसके अंदर ये इसका H यहाँ पे आ जाएगा और BH2 इधर पे लग जाएगा, मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से इधर पे H आ जाएगा और इधर पे BH2, केवल एक ही BH3 को ले रहे हैं। ठीक है, फिर जब इसको एल्कीन से रिएक्ट कराओगे, प्रोपीन से ही रिएक्ट करा दिया तो इधर का एक H हट के इधर प्रोपीन और लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा BH और ये इधर। ठीक है, इज़ इट ओके? इसके इधर H लग जाएगा तो वो H दिखाओ या ना दिखाओ एक ही बात है। फिर जब इसको हम एक और प्रोपीन देंगे तो ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, तब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम
ट्राइप्रोपाइल बोरेन कह सकते हैं, है ना। इसको हम कह सकते हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ट्राइप्रोपाइल बोरेन। मैंने प्रोपीन का एग्जांपल लिया, कुछ भी हो सकता है, तो ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया ये। अब जब इसको H2O2 दोगे, OH आयंस दोगे और वाटर दोगे, ठीक है, H2O2 हम इसमें 3 देते हैं, तो ये 2D आएंगे और अल्कोहल के साथ ये OH लग गया तो 3 तो अल्कोहल बन जाएंगे और 3 BOH होल थ्राइस, ये बोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड बन गया और ये प्रोपनॉल बन गया, प्रोपन-1-ऑल। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम प्रेफर करते हैं। इसमें कोई भी एल्कीन ले लो, उसको जब डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक तरफ ये अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, फिर जब दोबारा इसको इससे रिएक्ट कराओगे एल्कीन से तो दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, फिर रिएक्ट कराओगे तो तीसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा बोरॉन पे से, और ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन या ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। इसको जब H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम एंड वाटर जब दोगे तो 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और 3 OH जो हैं बोरॉन के साथ, ये बोरिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से जब अच्छा हमें यील्ड चाहिए अल्कोहल का तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, तो इससे मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से हमें अल्कोहल बन जाता है और यील्ड अच्छी मिलती है। ओके, अब इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने 6th क्वेश्चन कर लिया था, अब 7th क्वेश्चन कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल्स में। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH लगाओ। अब C7H8O है तो 6 कार्बन तो बेंजीन में आ गए और ये कह रहा है फिनॉल तो है ही है, तो फिनॉल है तो इसका मतलब एक तो OH लग जाएगा डायरेक्ट, ये फिनॉल हो गया। अब दूसरा जो है एक कार्बन और चाहिए, 7 कार्बन है टोटल, ठीक है। अगर दूसरा कार्बन यहाँ लग जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। इसको ऑर्थोक्रिसॉल भी कह सकते हैं, कॉमन नेम में ऑर्थोक्रिसॉल भी कहते हैं। तो एक तो ये हो गया इसका आइसोमर। दूसरा हम बना देते हैं कि OH हमने यहाँ रख लिया और CH3 यहाँ रख दिया तो मेटा हो गया, मेटा मिथाइल फिनॉल कह लो इसको, या मेटा क्रिसॉल भी कह सकते हैं। एक CH3 ग्रुप और एक OH लगाओ बेंजीन पे तो क्रिसॉल कहलाता है, मेटा पोजीशन पे है तो इसको हम मेटा क्रिसॉल कहेंगे। और एक हम ये भी कर सकते हैं, पैरा पोजीशन पे दे दें, ऊपर OH लगा दें और एक CH3 नीचे ले लें, तो इसको हम कह सकते हैं पैरा मिथाइल फिनॉल, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं पैरा क्रिसॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, किसी को भी ले लो ABC। एक ऑर्थोमिथाइल फिनॉल हो जाएगा, 1 सेकंड पे होगा तो ऑर्थो, 1/3 पे होगा तो मेटा और 1/4 पे होगा तो पैरा। तो ये इसके आइसोमर हो सकते हैं C7H8O के। ओके, तो अब इसको हटा देते हैं ताकि हम इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें, जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलाटाइल, गिव रीज़न। एक्चुअली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, NO2 है, ठीक है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो वीक होती है, वीक। जब वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इज, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 नाइट्रो का ऑक्सीजन और OH के H के बीच में
इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, तो इसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। वेरएज पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर दूसरी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है OH और पैरा पे NO2 है, तो इसके NO2 के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये इधर से इधर इसके इधर हो जाएगी, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई। होता क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत सारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। अब जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। पैरानाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटर है, इसमें इंट्रा है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो ये स्टीम के साथ बाहर निकल आएगा। अगर इन दोनों का मिक्सचर है, स्टीम पास करोगे तो स्टीम के साथ ये बाहर आ जाएगा, इट इज़ स्टीम वॉलेटाइल, और ये अंदर रह जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है, वाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल। Orthonitrophenol will be steam volatile because its boiling point is low, because in its case intramolecular hydrogen bonding is present which is weak, due to which its boiling point is low। तो ये स्टीम के साथ बाहर निकल आएगा और पैरानाइट्रोफिनॉल अंदर रह जाएगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह से इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर है तो उसमें से स्टीम अगर हम पास कर दें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम के साथ बाहर आ जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो अंदर रह जाएगा। ओके, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कितने मिनट का हो गया? ओके, अब हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे। सारे ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब इस तरह से कार्बन लगे होते हैं, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, तो इसको जब हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन कर दिया हवा में, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, C के ऊपर, ये C इधर है, ये C इधर है, इधर O और O, ये ऑक्सीजन बीच में आ गया इसके हाइड्रोजन के, तो इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, अब जब एसिडिक मीडियम दोगे तो क्या होगा, ये OH वहाँ से हट के बेंजीन पे लग जाता है। ठीक है, ये आपका फिनॉल बन जाएगा और साथ में जो बचा हुआ 3 कार्बन और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये प्रोपानोन या एसीटोन भी कहते हैं, प्रोपानोन या एसीटोन कहते हैं इसे। ये गुड सॉल्वेंट है और ये आपका फिनॉल बन गया। ये क्यूमीन था, इसको क्यूमीन को कॉमन नेम है क्यूमीन है। जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे, एरियल ऑक्सीडेशन है, एरियल ऑक्सीडेशन, AER, एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय एयर लिख लो, ऑक्सीडेशन बाय एयर। ठीक है, और इसमें ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। इसको जब एसिडिफाई करोगे तो फिनॉल बन जाएगा और ये प्रोपानोन बन जाएगा। इस मेथड से बनाने में बेनिफिट क्या है कि काम का हमारा फिनॉल भी है और प्रोपानोन भी गुड सॉल्वेंट होने की वजह से वो भी बहुत काम आता है। तो इस तरह से 2 चीज़ें बन जाती हैं। क्यूमीन से जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनेगा और उसको जब एसिडिफाई करोगे तो फिनॉल बनेगा और प्रोपानोन बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ, फिर सेकंड इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी ऊपरी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन हट गया। 10th क्वेश्चन में कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। ठीक है,
अब क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक्वस के वजह से काम नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं इसमें NaOH ले लेते हैं। टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तो ONa बन जाता है। ठीक है, ये ONa सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको जब हम एसिडिफाई करेंगे तो H लग जाएगा, मान लो HCl दे दिया हमने, NaCl बाहर हो जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, तो यू विल गेट फिनॉल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड को जब एसिडिफाई करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, डाउस प्रोसेस। ओके जी, तो ये क्वेश्चन आपका 10th हो गया। अब हम लोग को 11th क्वेश्चन जो करना है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन दिखाएंगे, कैसे हाइड्रेशन ऑफ इथीन होगा, मैकेनिज्म दिखाना है। तो ये 10th वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं और ऊपर ही दिखा देते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन, मैकेनिज्म दिखाना है। तो हम मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इसमें हाइड्रेशन ऑफ इथीन में एक्चुअल में क्या है, इथीन को वाटर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ये दिखाना है। छोटे से शॉर्ट में हम यहाँ लिख लें, एल्कीन को वाटर देंगे एसिडिक मीडियम में तो ये अल्कोहल बन जाएगा। एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा। ठीक है ना, एक तरफ वाटर का H लग जाएगा, एक तरफ OH, यू विल गेट अल्कोहल। तो इसको हम 3 स्टेप्स में दिखाएंगे, मैकेनिज्म को कैसे दिखाएंगे। पहला स्टेप में पहले हम देखते हैं H+ जो है एसिड से मिला है वो वाटर में कनेक्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये H+ लग गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब जो इथीन है, ठीक है, ये तो वाटर के अंदर चल रहा है। अब जो फर्स्ट स्टेप में क्या हम दिखाएं कि इथीन जो है, ये इथीन है, ये इसको अटैक करेगी। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस पर रहेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और वाटर अलग हट जाएगा। स्टेप समझिएगा, ये वाटर में H+ चिपक गया था, हाइड्रोनियम आयन बन गया था, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ऑक्सीजन जब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ये वाटर बन के अलग हट जाएगा। और ये जो H+ बनेगा वो ये एल्कीन जो है, इसमें जो डबल बॉन्ड वाला हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिटिव की ओर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एरो दिखाते हैं, यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्ड आसानी से शिफ्ट हो सकता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H इस पर लग जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब ये शिफ्ट करेगा एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, H+ लग गया तो क्या होगा कि इन दोनों में कार्बन में से एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे हम कि ये जो कार्बोकैटायन बन गया सेकंड स्टेप में, इसका जो कार्बोकैटायन बना उसके ऊपर वाटर के अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और वाटर का OH और H है, मान लो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पर आके अटैक करेगा। तो जब लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन इधर हैं और 2 हाइड्रोजन इस पर थे। ठीक है, तो जब ये इस पर अटैक कर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये आपका O के ऊपर H है, इधर H है, ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ये OH रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और H+ अलग हट जाएगा, वो वाटर के साथ फिर मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो 3 स्टेप्स में हुआ
पहले क्या हुआ, एल्कीन ने H+ के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन बनाया। ये कार्बोकैटायन को वो वाटर ने हाइड्रेशन करके इसके साथ वाटर चिपक गया, ये बन गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल और H+ हट जाएगा, डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, हम इसको कह सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प किया इसने, प्रोटोनेशन हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर जुड़ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से 3 स्टेप्स हुए। तो ये आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। वाटर के साथ H+ जो एसिडिक मीडियम में होता है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, तो एसिडिक मीडियम में है, वाटर के साथ H+ लग गया तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन में वाटर का जो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो H पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पे इससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये H+ इसके साथ लग गया, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है अटैक करेगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा इसका, तो ये कंपाउंड बनेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा एंड H+ हट जाएगा। तो ये इस 3 स्टेप के अंदर ये मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन दिखाई जाएगी। इस चैप्टर के अंदर 3 मैकेनिज़्म हैं, तो उनमें से एक मैकेनिज़्म ये है, बोर्ड में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 स्टेप में लिख करके दिखाना होगा। ओके, इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ओके, इसको हटाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने 11th क्वेश्चन तक कर लिया था। ये 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बेंजीन दिया हुआ है, कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है और NaOH दिया है, आपको रिएक्शंस लिख के फिनॉल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाती है, SO3H लग जाएगा ऊपर, SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसको जब NaOH दोगे, फ्यूज़ करते हैं NaOH को, तो इसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ONa लग जाएगा, और इसको जब एसिडिक मीडियम, वही H2SO4 है, तो एसिडिक मीडियम जब दोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। इज इट ओके? पहले बेंजीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 दोगे तो SO3H लग जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। इसको जब NaOH के साथ फ्यूज़ करोगे, हाई टेम्परेचर पे करा जाता है, तो ये ONa लग जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को जो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, एसिड जो आप दोगे, तो Na2SO4 बन जाएगा और ये H+ यहाँ लग जाएगा, देन यू विल गेट फिनॉल। सोडियम फिनॉक्साइड से यू विल ऑब्टेन फिनॉल व्हेन यू आर यूजिंग एसिड। तो इस तरह से हम बेंजीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH अगर दिया है तो वी कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल, ये रिएक्शन होता है। ओके जी, तो हम हटा देते हैं इसको। तो ये मैंने इस वीडियो में मैंने 12th क्वेश्चन तक कर दिए हैं, 4th से लेकर 12th तक। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 12th के आगे के क्वेश्चंस करूंगा NCERT के, ठीक है। इन द मीन टाइम इससे सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए और आपस में और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। इसमें एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी प्रेफर टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल जो है क्यूमीन से बनाने को हम प्रेफर क्यों करते हैं। मैंने क्यूमीन की प्रिपरेशन से, क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन इसमें समझाई है इस वीडियो में क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मेरा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाई डू वी प्रेफर टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल और भी मेथड से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं, बट क्यूमीन वाले मेथड से हम प्रेफर करते हैं। तो उसका आंसर आपको लिखना है कि वाई वी प्रेफर टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।